नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। ये एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट समझने के लिए जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये आपके स्कूल लेवल पर भी आता है टॉपिक और आपके ग्रेजुएशन लेवल और प्रोफेशनल लेवल्स पर भी आता है। तो देख लेते हैं कि ये टॉपिक में हमारे पास क्या है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से कुछ एग्जांपल्स के साथ और फुल फ्लेज एक्सपोजर के साथ इसे हम समझेंगे। आज तक बहुत बच्चों को अकाउंट पढ़ने के बाद भी पूरा प्रोसीजर समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट्स रहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई अपडेट्स, नई वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे और आपकी स्टडी एकदम फटाफट चलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडवांस। आइए देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे शुरू होता है। देखिए, सबसे पहला इसमें जो स्टेप आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले तो हमें बिजनेस में ये आइडेंटिफाई करना होता है, ये पहचानना होता है कि कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल इवेंट्स हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमें वो वाली ट्रांजैक्शंस देखनी है जो फाइनेंशियल नेचर की। फाइनेंशियल नेचर का क्या मतलब है? जिसे आप मनी में, जिसे आप पैसों में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग क्या है? यहाँ तो हम रिकॉर्ड करते हैं हर चीज को। यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम फाइनेंस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम मनी की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के रूप में, 1000, 50,000, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारी नॉन फाइनेंशियल नेचर्स के इवेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें हम यानी यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मेरी किसी के साथ डील हो गई, कुछ हम ट्रांजैक्ट करेंगे, उसके बारे में डील हो गई। तो जो डील हुई तो ये तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो तब होगी जब किसी चीज का लेन देन होगा, जब वो मुझसे कुछ माल खरीदेगा या बेचेगा, या हम किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन करेंगे। तो जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, डील हुई, उसके लिए अकाउंट्स में कोई ऐसे रिकॉर्ड करने वाली चीज नहीं है। या फिर आपकी कंपनी के एम्प्लॉय कितने ईमानदार हैं या वो कितना अच्छा काम करते हैं, तो इन चीजों के लिए भी कोई अकाउंट्स के अंदर जगह नहीं है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है रिकॉर्डिंग का। तो जब हमने पहचान लिया कि भाई ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे लेन देन हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, तो अब दूसरा स्टेप आता है उसको रिकॉर्ड करने का। अब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग हम देखिए, आइए इन सारी की सारी बुक्स के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मान लीजिए कोई कैश से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन है, कैश का लेन देन हुआ है, तो उसको हम कैश बुक में लिखेंगे, जिसको बोला जाता है जनरली हम बोलते हैं जर्नल्स। तो जर्नल्स में ये सारी की सारी बुक्स आती हैं, इनको जर्नल्स की सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं कि भाई कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो ये सारी की सारी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, सारी सहायक पुस्तिकाएं हैं। तो अगर कोई कैश से संबंधित कोई लेन देन है तो उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर कोई परचेज हुआ है, खरीद हुई है, तो परचेज का मतलब होता है, याद रखिए, सिर्फ माल की परचेज। अगर फर्नीचर खरीद लिया तो वो परचेज में नहीं जाएगा। तो कोई परचेज हुई है तो परचेज बुक में लिख देंगे कौन सा माल आया, कैसी क्वालिटी का आया, क्या उसकी क्वांटिटी, किस प्राइस का आया, टोटल अमाउंट कितना और किस पार्टी से आया। इसी तरह से हमारे पास होगी जितनी भी सेल होंगी वो सारी की सारी सेल्स हम लिखते जाएंगे। और ध्यान रखिए फिर से, यहाँ पर सेल्स का मतलब है सिर्फ माल की सेल, मतलब प्रोडक्ट में आप डील करते हैं सिर्फ उसकी। तो अदर सेल बुक्स, इनके अंदर सिर्फ उन्हीं की ट्रांजैक्शंस आती है जिनमें आपकी कंपनी डील करती है। सपोज अगर मैं पेन बनाता हूँ तो मेरे लिए जो गुड्स होंगे, जो माल होंगे, वो होगा ये पेन। तो इसके लिए जो कुछ भी रॉ मेटेरियल खरीदूंगा तो परचेज बुक में जाएगा,
जब भी ये पेन बिकेगा तो वो सेल बुक में जाएगा। लेकिन अगर सपोज मैंने कोई पेपर खरीदा, कोई इस तरह का कोई फर्नीचर खरीदा, कोई बुक्स खरीदी, तो ये तो मेरे डील करने वाला रॉ मटेरियल नहीं है, मेरे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट डील नहीं करता है, तो वो चीजें परचेज बुक सेल बुक में नहीं आएगी। इसी तरह से अगर परचेज और सेल्स की रिटर्न होती है तो उसे हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बुक्स में लिखते हैं। फिर अगर हमारे पास कोई बिल्स पेबल का है, मतलब हमें अगर किसी को पेमेंट करनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, उधार माल हमने खरीदा है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्स पेबल बुक में लिखी जाएगी। इसी तरह से हमने माल जो बेचा उधार, तो वो हमारा डेटर बन गया, तो अगर वो हमें पैसे देगा तो इस तरह से फिर बिल रिसीवेबल बुक बन जाती है, उसके अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। अब जो एंट्रीज इन 1 to 7 में नहीं आ रही है, बहुत सारी तरह की एंट्रीज होती हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, तो वो आपकी जर्नल प्रॉपर के अंदर जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, इन बुक्स के अंदर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए कैश बुक से लेके और जो 7 नंबर तक बिल्स रिसीवेबल बुक है, तो इनके अंदर तो पर्टिकुलर कॉलम्स बने होते हैं, इनका प्रॉपर अपना फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, तो उसमें आप सिंपली सिर्फ एंट्री लिख सकते हैं, इससे कितना माल आया, कितना गया, इस तरीके से। फिर जो जर्नल प्रॉपर होती है, इसका नाम भी क्या है, ये जर्नल तो है, ये जर्नल प्रॉपर है, ये सबसे सब्सिडियरी बुक्स है, और लेकिन जो सही मायने में जो जर्नल बुक है वो ये जर्नल प्रॉपर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप सारी एंट्रीज लिखते हैं जो भी, और ये वाली एंट्रीज भी आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप जर्नल एंट्री लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री अब आप हर किसी की लिखते हैं, तो देखिए ये जर्नल एंट्री आती है इन बुक्स के अंदर। अब जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती है, सपोज आपने सेल की रामेट कंपनी लिमिटेड को, तो ये आया रामेट कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो रिकॉर्डिंग होती है तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज करते हैं और इनकी पर्टिकुलर बुक्स के अंदर आप करते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है वो आता है क्लासिफिकेशन, या फिर जिसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शन, देखिए सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। अभी तक हमने जो रिकॉर्डिंग की तो उसमें तो क्या है, देखिए परचेज बुक में सारी परचेज है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आई हो, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी। इसी तरह से सेल बुक के अंदर सारी की सारी सेल है, चाहे हमने किसी को भी सेल की हो, पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड, इस तरीके से। तो लेकिन अगर हमें चाहिए किसी एक बंदे का कि भाई उसके साथ हमारा लेन देन प्रॉपर कितना है, सपोज राम हमारे पास आ गया किसी दिन ऑफिस में और वो कहता है जी बताइए मेरा कितना बकाया है जो मुझे आपको देना है, यानी मेरा नेट हिसाब किताब क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसमें से जितने भी राम की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी निकाल कर एक जगह पर लिखनी होंगी, और फिर आप उसमें एड्रेस जो भी है, कितना माल आया गया, रिजेक्ट हुआ, रिटर्न हुआ, वो सारा आप हिसाब किताब करके बता देंगे कि जी आपका अब इतना बकाया बनता है। तो ये जो हमने इसमें से सारी एंट्रीज एक पर्टिकुलर पार्टी की निकाल के लिखी, जिसको हम कहेंगे हमने उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया, इसी अकाउंट को बोलते हैं लेजर। और जिस तरीके से हमने इसमें से सारी की सारी उस पर्टिकुलर पार्टी की एंट्रीज निकाल के एक अकाउंट के अंदर लिखी, इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो देखिए लेजर में आपके कुछ भी हो सकता है, जैसे रावण का अकाउंट हो गया, इसमें से जितनी भी रावण की वो सारी निकाल के आप रावण के अकाउंट में लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी लंका कंपनी लिमिटेड की, वो सारी एंट्रीज आप लंका कंपनी लिमिटेड में लिख देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि लंका कंपनी लिमिटेड का क्या स्टेटस है, उससे कितना लेना है, कितना देना है। इसी तरीके से इसमें से सारी कैश और बैंक की एंट्री निकाल के आप एक अकाउंट पे लिख देंगे, तो बन जाएगा आपका कैश बैंक अकाउंट। इन सेम वे यहाँ से सारी एंट्रीज निकाल के जो बिल्डिंग से रिलेटेड है वो आप एक अकाउंट में लिख देंगे, तो आपका बन जाएगा बिल्डिंग अकाउंट। तो देखिए या ये जितनी भी है, ये जितना भी साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सब है जर्नल एंट्री के फॉर्म में।
और जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर मतलब अकाउंट्स, तो वो फॉर्म होती है ये वाली। जैसे मैंने ये जो राम एंड कंपनी का अकाउंट है, इसी का मैंने यहाँ पर ये अकाउंट बनाया। देखिए यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री है, यहाँ पर इसका अकाउंट है। ये जो लेजर पोस्टिंग होती है, इसमें जो लेजर बनते हैं वही आपके अकाउंट्स होते हैं। तो जो अकाउंट्स के फॉर्म में होते हैं, ये आपके सारे के सारे लेजर होते हैं। जैसे राम एंड कंपनी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर और इनके अमाउंट्स। ध्यान रखिए जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उन सब में जिस किसी का भी नाम चाहे एक बार भी आ गया है तो उसका आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। देखिए इसमें जैसे नाम आ गया राम एंड कंपनी का, तो आपको राम एंड कंपनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें नाम आ गया सेल्स अकाउंट का, तो आपको सेल्स अकाउंट का जो अकाउंट है सेल्स का वो बनाना ही पड़ेगा। चाहे किसी का एक बार भी नाम आ गया, सपोज डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया, तो डिस्काउंट रिसिप्ट का भी आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी जर्नल एंट्रीज। फिर जब आप उसी को रिफाइन करके एक टाइप की सारी एंट्रीज एक जगह पे रखते हैं और अकाउंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं लेजर। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम जो हमारा चौथा हमारा है स्टेप जो है समराइजिंग। अब क्या होगा, देखिए जर्नल एंट्रीज बन चुकी हैं, फिर इसके बाद इनके पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट्स बन चुके हैं। अब इसके बाद बनेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, देखिए समरी का मतलब क्या होता है, क्रक्स शॉर्ट फॉर्म में। आज ही आप मूवी देख कर आए, बताइए कैसी थी। आप सिंपली बोल देते हैं लव ट्रायंगल था, ये इसके अंदर दो हीरो थे, एक हीरोइन थी, लास्ट में हीरोइन जो है वो इस हीरो को मिलती है। तो ये होगा क्रक्स, तो ये है फाइनल अकाउंट्स। इसके अंदर हम तीन चीजें बनाते हैं। एक तो हमारा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जनरली हम क्यों बनाते हैं कि अगर हमारे से कोई गलती हो गई है, ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते टाइम, जर्नल एंट्री से अकाउंट्स बनाते टाइम किसी भी तरह की गलतियां हो सकती हैं, तो वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है जी, गलतियां ढूंढने का और उसको ठीक करने का। एरर्स एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो मैं उसमें नहीं चाहता हूं। तो आप पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर आप उसके बाद लेजर पोस्टिंग करके अकाउंट्स बनाते हैं, और फिर उससे बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को जनरली हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बोलते हैं, फाइनल अकाउंट सिर्फ इन दोनों को ही बोला जाता है जो जनरल लैंग्वेज है। तो बट मैंने इनको समरी के अंदर ही क्योंकि रखा जाता है, तो इसलिए मैंने इसे रखा है। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर दूसरी चीज बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप जानते ही होंगे, देखा होगा आपने कई बार। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो है प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना। फिर तीसरी चीज इसके अंदर बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी पर्टिकुलर बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, जैसे कि 31 मार्च किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड पर उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब क्या है कि क्या हम अपनी सारी एसेट्स को बेचकर अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की कंडीशन में है या नहीं है। तो इसमें सारी की सारी एसेट्स हैं और सारी की सारी लायबिलिटीज आती है, कितना हमारे पास है या आ सकता है और कितना हमें पे करना। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए ये सारा काम हो गया है, समरी तक बन गई है। अगर आप समरी देखकर सब कुछ समझ सकते हैं तो आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। एज अ मैनेजर किसी चीज को डिटेल में देखना है तो आप पीछे लेजर में या जर्नल एंट्री में जा सकते हैं। बाकी जिसको अकाउंट्स की नॉलेज होगी तो वो ये पी&एल और बैलेंस शीट देखकर ही सब कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में, क्या है। तो एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, स्टडी की जाती है और उसका मतलब निकाला जाता है कि ये जो फाइनल अकाउंट्स बने हैं आखिर इसका मतलब क्या है, यानी कंपनी क्या कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसका जो परफॉर्मेंस असेसमेंट इसके आधार पर किया जा सकता है। मैनेजर्स इसको देखकर आराम से असेस कर सकते हैं कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हालात रहे, और फिर उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये रॉ मटेरियल का काम करता है जो फाइनल अकाउंट्स है, और उसके आधार पर स्टडी करके परफॉर्मेंस को असेस करके फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है फ्यूचर के लिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आती है, वो है कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी भी जितनी भी कुछ इंफॉर्मेशन बनी है, ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखिए ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है इसे हम
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसे हम किसे देते हैं, यूजर्स को देते हैं। जो यूजर्स है वो दो तरह के होते हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी जो कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, और एक्सटर्नल जो कंपनी से बाहर के लोग हैं। इंटरनल में कौन कौन आता है, जैसे कंपनी के मालिक हो गए, भाई कंपनी के मालिक को तो चाहिए ना इंफॉर्मेशन के, उसको क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैनेजमेंट, क्योंकि जो चलाने वाले हैं, असल में काम कराने वाले हैं, वो तो मैनेजर ही है, डिसीजन भी मैनेजर्स को लेने होते हैं। फिर एम्प्लॉइज या वर्कर्स, तो उनको भी काफी मतलब होता है कंपनी के अकाउंट से, जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या उसी रेशो में क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। फिर जो एक्सटर्नल जो यूजर्स हैं उसके अंदर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक हो गए, कंपनी को लोन देने वाले हो गए। फिर इन्वेस्टर्स, जो कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ चीजें चेक करेगा। फिर जो क्रेडिटर्स है, कोई हमें उधार क्यों देगा, तो अगर उसको लगता है कि हमारी पोजीशन अच्छी है पीएनएल बैलेंस शीट को देख के, तो फिर वो हमें उधार देगा, नहीं तो हमें उधार नहीं देगा। गवर्नमेंट को टैक्स पर्पस के लिए ये सब चीजें देखनी होती हैं। जो रिसर्चर्स हैं, तो उनको रिसर्च करनी होती है, रिसर्च करने के लिए उन्हें डाटा चाहिए, और डाटा क्या है, ये सब डाटा ही है, उनके लिए प्रॉफिट का काम करता है। फिर जो कंज्यूमर्स हैं, वो भी कई बार इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि भाई कंपनी कर क्या रही है क्या नहीं। जैसे कि जो हमारे रामदेव जी की कंपनी है, तो वो उसके ऊपर चलता है स्वदेशी, तो बहुत सारे लोग सिर्फ यही देखकर इसी आधार पर माल खरीदते हैं कि चलो स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा, तो कंज्यूमर्स को इससे फर्क पड़ता है। फिर पब्लिक को भी काफी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसका सीधा इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ता है, जनरल पब्लिक के ऊपर पड़ता है। फिर जो कंपनी होती है उसकी सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है समाज की तरफ, यानी ये सीएसआर वाला टॉपिक फिर बन जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं कई सारे टॉपिक्स को इस एक स्क्रीन के ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर मैं आपके सामने रख सकूं, और मैंने काफी चीजों को थोड़ा टच करके आपको इस पूरे प्रोसेस का एक्सपोजर देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हर तरह की असिस्टेंस आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, जितना हो सके अच्छे से इन वीडियोस को देख के पढ़िए, अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप इसी तरह से हमें प्यार मोहब्बत देते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।